हम लोग हिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 1857 का जो विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद, उस विद्रोह के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें समझी, सीखी। वो चाहते थे कि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, परिवर्तन लाए। तो वो क्या लाए, वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम देखते हैं। देखिए, प्रशासनिक फेरबदल। विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ठीक है, तो वो पहले पहले ही से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार कम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें इंडिया से काफ़ी बेनिफिट था, तो वो उसे पूरा अपने अंडर लेना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जब विद्रोह खत्म हुआ, तो 1858 में क्या है, जो ब्रिटिश संसद थी उसने एक कानून पारित किया, और जो भारत के शासन करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। उन्हें मौका मिल गया इस बात का कि भाई अब ये विद्रोह हुआ है, तो अब हम मतलब आपसे पूरा अधिकार ले रहे हैं। वो चाहते ही थे, पर यहाँ पर उन्हें एक बहाना मिल गया। इस तरह भारत पर शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत मंत्री कहा जाता है, के हाथों में दे दिया गया, तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल नियुक्त कर दी गई। ये पता है क्या करते थे अंग्रेज? हर वक्त कोई नई चीज़ दे देते थे, ताकि अब इंडियंस को लगेगा कि भाई अब तो कुछ चेंज आएगा। कुछ नहीं होता था, बस चीज़ें चेंज करते रहते थे। तो अब क्या है, भारत के शासन का भार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के मंत्री, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत मंत्री जिसे कहा जाता था, उसके हाथों में दे दिया। ठीक है, भारत पर शासन का भार, और इसकी सहायता के लिए उन्होंने एक 15 सदस्यीय काउंसिल, मतलब एक 15 लोगों की काउंसिल बना दी। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वॉयसराय कहा जाने लगा, और ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। तो पहले कौन होते थे? 1858 से पहले गवर्नर जनरल होते थे भारत के। ठीक है, अब उन्हें वॉयसराय कहने लगा, बस नाम बदल दिया, चीज़ नहीं थी, लूटने वो फिर भी वाले थे, तथा ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, और जो वायसराय था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो इन्होंने देखा विद्रोह हुआ, फिर उन्हें मौका मिल गया, तो उन्होंने सीधे क्या है, उसे अपने अधिकार में ले लिया। सबसे पहली चीज़ इन्होंने ये करी। फिर क्या किया? सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सैन्य व्यवस्था में पुनर्गठन के लिए पील कमीशन गठित किया गया। देखिए, विद्रोह सैनिकों के द्वारा ही हुआ था, तो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने यहाँ किया। तो इसके बाद इन्होंने क्या है कि पील कमीशन लाए चेंज करने के लिए, सैन्य व्यवस्था में पुनर्गठन के लिए। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। तो अब देखिए, जो पहले भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, अब भारतीय सैनिकों को कम करके यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि उन्हीं ने विद्रोह किया था। अब सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। पहले सब मिलके लड़े, तो इन्होंने सोचा कि अब इन लोगों को थोड़ा सा इनमें फूट डाली जाए, इन लोगों को आपस में ही लड़ाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या है, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे। अवध, बिहार और मध्य भारत के सैनिकों के 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें कम संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। वहीं दूसरी ओर पंजाबी, गोरखों और पठानों को मतलब सेना में भर्ती करने लगे। तो इन्होंने देखा, जो अवध, बिहार, मध्य भारत के सैनिक थे, इन्होंने ज़्यादा विद्रोह में पार्ट लिया था, तो इनको कम करके पंजाबी, गोरखे होते हैं, जो पठान होते हैं, उनको लेने लगे सेना में ज़्यादा। को सरकार समर्थक मानकर बड़ी संख्या में भर्ती आरंभ की गई, तो इनको बड़ी संख्या में सेना में लिया गया। भारतीय सैनिकों के बीच सांप्रदायिक, जातिगत, कबीला एवं क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित कर राष्ट्रवादी भावनाओं को पनपने से रोका गया। तो मतलब उनके बीच क्या है, सांप्रदायिक, जातिगत और कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं को प्रोत्साहित कर, मतलब क्या हुआ कि मतलब उन्हें आपस में लड़ाया गया। ठीक है, कास्ट के नाम पर भी भेदभाव किया गया, संप्रदाय के नाम पर भी भेदभाव किया गया। तो इसमें क्या है कि अगर वो आपस में लड़ेंगे, तो वो राष्ट्रीय भावना उनमें कम पनप पाएगी, मतलब वो हमारे खिलाफ एकजुट होकर कम लड़ पाएंगे। रजवाड़ों के साथ संबंध। अब देखिए, उस वक्त क्या हुआ था, 1857 के विद्रोह में राजाओं ने, जहाँ तक है, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, तो कई भारतीय रियासतों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया, अतः भारतीय रजवाड़ों की विलय की नीति छोड़ दी गई, और इनके उत्तराधिकार और गोद के अधिकार भी दे दिए गए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जिनने हमारा साथ दिया, हम उनको सही बढ़ावा देंगे, और जिनने विद्रोह किया उनको दबाएंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीज़ करी। ठीक है, ताकि लोग आगे भी उनका साथ दें। तो उन्होंने क्या है, जो भारतीय राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का ज़्यादातर साथ दिया था। तो इन लोगों की विलय की नीति छोड़ दी, भारतीय राज्यों को मिलाने के विलय की नीति छोड़ दी, और इनके उत्तराधिकार और गोद के अधिकार ने दे दिए। अब देशी रियासतों के राजा भारत में ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। ठीक है, तो जो देशी रियासत के राजा थे, वो एक तरीके से क्या था, भारत में जो है ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में ही काम कर रहे थे। फूट डालो और राज करो की नीति, सबसे बड़ा इन्होंने देखा कि भाई एक काम करते हैं, फूट डालते हैं और हम अपना राज करते हैं। ठीक है, कि क्या हुआ, सब साथ में लड़े थे, तो इन लोगों को अलग तो करना है, हिंदू मुसलमान इन सबको। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में
हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया था। इस एकता को तोड़ने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पश्चात बड़े पैमाने पर मुसलमानों का दमन किया तथा हिंदुओं को अपना तरफदार घोषित किया। तो अब दोनों साथ में लड़े थे, हिंदू मुसलमान। तो इन्होंने कहा कि इनको तो मतलब आपस में ही लड़ा दो, ज़्यादा बेटर है। तो इन्होंने क्या है, पहले मुसलमानों का दमन किया और हिंदुओं को अपनी तरफदार घोषित किया। लेकिन क्या है, 1870 में इस नीति के उलट मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने और राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश आरंभ हुई। तो 1870 में ये बात इनने उल्टी कर दी, मतलब इस चीज़ की नीति को उलट दिया कि मुसलमानों को अपनी तरफ मिला लगे और जो है उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश उन्हें शुरू करी। जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण। अवध के अधिकांश तालुकदारों की जमीन वापस कर दी गई तथा इन्हें भारतीय जनता का परंपरागत एवं स्वाभाविक नेता कहा गया। किसानों के हितों के खिलाफ जमींदारों एवं भूस्वामियों को उनकी जमीन पर उनके अधिकारों की सुरक्षा दी गई। तो जमींदारों ये सब थे, इन लोगों ने भी ज़्यादातर अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनकी जो है अधिकारों की सुरक्षा की गई। ठीक है। समाज सुधार के प्रति दृष्टिकोण। पहले क्या है कि इन लोग ने जो मतलब काफ़ी इंटरफेयर किया था, ठीक है, समाज में सुधार लाने के लिए। फिर इन्होंने देखा कि लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो बाद में इन्होंने छोड़ दिया। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने लगी कि भाई जो इनके धार्मिक मामले, इनके सामाजिक मामले हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका मानना था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा परिवार की आज्ञा, जिस समाज सुधार कार्यक्रमों को लागू करना विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। तो पहले अंग्रेजों ने थोड़े से ढंग के काम किए थे सॉरी, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा, ठीक है, ये सब उन्होंने थोड़े सही काम किए थे। लेकिन इनको लगा कि इसके कारण विद्रोह हुआ, तो इन्होंने क्या है फिर हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, कि उन्हें लगा कि इसी कारण लोगों ने विद्रोह किया। अतः अब उन्होंने भारतीय समाज के रूढ़िवादियों का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। तो जो रूढ़िवादी थे उनका पक्ष यहाँ पे बाद में लेने लगे। श्रम संबंधी कानूनों में परिवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने श्रम संबंधी कानूनों में परिवर्तन किए। तो देखिए, अगर आपको लग रहा होगा ये आपकी, जैसे आप मेंस का कोई आंसर लिखेंगे या फिर अगर कभी आपसे ऐसा जैसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें ये आपको चीज़ें याद रखनी होंगी कि बाद में उन्होंने क्या चेंज किया था, इसलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रम संबंधी कानून में परिवर्तन कर दिया। 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों में मजदूरों की हालत दयनीय थी। अधिक कार्य दिवस और घंटे और कम मजदूरी के कारण उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही थी, ठीक है, होती जा रही थी। तो मतलब जो मजदूर थे उनसे तो बुरी तरह से काम लिया जाता था उस टाइम पे। ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के उद्योगपति सरकार पर फैक्ट्री कानून बनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में कम मजदूरी के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में अपनी पैठ बना लेंगे और ब्रिटिश उद्योगपति पिछड़ जाएंगे। तो देखिए क्या है, जो ब्रिटेन के जो मतलब उद्योगपति थे, ठीक है, वो क्या है सरकार पे बोल रहे थे कि फैक्ट्री कानून लाओ, क्योंकि क्या है भारत में बहुत कम मजदूरी है। तो जो भारतीय उद्योगपति हैं वो अपनी बाजार में अपना मतलब पैठ बना लेंगे, इसलिए इस दिशा में कार्य करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1881 में प्रथम इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कानून लागू किया। तो लॉर्ड रिपन ने क्या है 1881 में प्रथम इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कानून लाए थे और बनाया। ये कानून मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित था, तो ये बाल श्रम से रिलेटेड था। 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने में प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 7 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की कार्यावधि 9 घंटे निर्धारित की गई। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि पहले कितनी बुरी स्थिति होगी, आप ये समझ लिए। मतलब अब वो 7 से जो 12 साल कितने छोटे बच्चे होते हैं उनको 9 घंटे काम की कहा गया। मतलब पहले जाने कितने घंटे कराते होंगे। 7 वर्ष से कम बच्चे के लिए प्रतिबंध लगाया गया, मतलब पहले उनसे काम होता था। तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो जो 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार क्या है, जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उन्हें कारखानों में कार्य करने में प्रतिबंध लगा दिया और 7 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की कार्यावधि 9 घंटे निर्धारित की गई। लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। महिलाओं की कार्यावधि 11 घंटे निश्चित की गई। तो क्या है, जो पहला तो हमने पढ़ा रिपन के काल में, दूसरा क्या है लैंसडाउन के जो थे उनके शासनकाल में 1891 में सेकेंड फैक्ट्री अधिनियम आया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी, मतलब उन्हें पहले मतलब उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती होगी, तो फिर उन्हें साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई और महिलाओं की कार्यावधि 11 घंटे निश्चित की गई। पहले यानी कितना कराते होंगे सोचिए। जातीय शत्रुता की नीति का परिपालन, पता नहीं पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है। जातीय शत्रुता की नीति का पालन, ठीक है। सबसे बड़ी बात, भेदभाव क्या है। भारतीयों द्वारा अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने अपने शासन के शुरुआती चरण से ही सामाजिक दूरी को बनाए रखा एवं स्वयं को जातीय दृष्टि से श्रेष्ठ साबित करते रहे, ठीक है।
तो वो क्या है मतलब एक सामाजिक दूरी बनाए रखे, मतलब ज़्यादा घुले-मिले नहीं, और अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे कि भाई हम बहुत हाई क्लास है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज खुलकर जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। रेलवे, होटल, पार्क, स्विमिंग पूल, क्लब आदि भी केवल यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, जिसके कारण भारतीय अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। तो देखिए ये ना ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ग्रेट हैं। तो जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत, ठीक है, मतलब कि हम बहुत ग्रेट हैं। तो इससे मतलब जो रेलवे, होटल, पार्क होते थे, ये सब यूरोपीय लोगों के लिए होते थे, इंडियंस उसमें अलाउ नहीं होते थे। तो इंडियन जो है वो उस समय अपमानित महसूस करते थे इस कारण से भी। तो प्रांतीय प्रशासन, 1818 में पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रांतों के प्रशासन और वित्त अलग अलग थे। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद स्थिति बदल गई और 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के प्रदेशों, विधान परिषद और वित्त का केंद्रीकरण हो गया। पहले देखिए इन लोगों का जो था कि अलग अलग मतलब वित्त और प्रशासन था, लेकिन जब अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके बाद स्थिति बदल गई और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है, कंपनी के प्रदेशों, विधान परिषद और वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब एक ही जगह से काम होगा, ठीक, सिंपल वर्ड्स में। 1861 के अधिनियम में यह प्रक्रिया उलट दी गई, फिर से इसको अलग कर दिया गया तथा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, फिर विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई 1861 के बाद। लेकिन प्रांतीय सरकार को नया कानून बनाने से पहले वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन अगर प्रांतीय सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो उन्हें वायसराय की अनुमति लेनी जरूरी थी। इस अधिनियम से प्रांतों में विधान परिषद स्थापित की गई। 1892 और 1909 के एक्ट द्वारा इन परिषदों का विस्तार होता गया। तो देखिए जो ये एक्ट था हमारा, ठीक है, 1861 का, उसके तहत उसके बाद क्या है, इस अधिनियम से प्रांतों में भी विधान परिषदें बनाई गई। ठीक है, और जो 1892 और 1909 के एक्ट आए उसके बाद क्या है, इन परिषदों का आगे भी विस्तार होता गया। 1861 के वैधानिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। तो देखिए जब इन्होंने विकेंद्रीकरण किया तो स्थानीय स्वशासन का भी आगे विकास हुआ। 1870 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रांतीय वित्त और केंद्रीय वित्त को अलग कर दिया गया। तो 1870 में क्या है, जब लॉर्ड मेयो का टाइम था उस टाइम पे क्या है, प्रांतीय वित्त और केंद्रीय वित्त को अलग कर दिया गया। ठीक है, इन लोग के मतलब फाइनेंस अलग अलग होगा डिसीजन। इसके बाद रिपन के काल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का और विस्तार किया गया तथा राजस्व का विभाजन केंद्रीय मदों, प्रांतीय मदों एवं केंद्र और प्रांत के मध्य विभाजित मदों में कर दिया गया। ठीक है, रिपन के काल में क्या हुआ, और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का और विस्तार हुआ। आगे देखते हैं सिविल सेवा। इसमें क्या हुआ, लोक सेवा अधिकारियों की शिक्षा और उनका नैतिक स्तर सुधारने के लिए वेलेजनी ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1858 के पश्चात समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इन लोगों को काम करने के लिए लोग चाहिए थे अंग्रेज़ों को, तो इसीलिए सिविल सेवा बनाई गई। तो लोक सेवा अधिकारियों की शिक्षा और उनका नैतिक स्तर सुधारने के लिए, मतलब ज़्यादा वो बेटर हो, उसके लिए वेलेजली ने क्या है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो 1858 में उसको समाप्त कर दिया गया। 1853 के अधिनियम से सिविल सेवा प्रतियोगिता का प्रावधान लाया गया। ठीक है, 1853 से अधिनियम से क्या हुआ कि सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता होगी। लिटन के समय में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु 19 वर्ष तक सीमित कर दी गई, जिसे रिपन ने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो लिटन जो था उनके टाइम पे क्या है, सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने की आयु मतलब 19 वर्ष तक, मतलब बहुत देखिए कितने कम एज के बैठ सकते हैं ताकि यूरोपीय लोग आए, इंडियंस ना आ पाए। ठीक है, 19 वर्ष सीमित की गई, जिसे रिपन ने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, और 1893 में एक विधेयक लाया गया जिसके अनुसार भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो इसके बाद क्या है, 1893 में एक विधेयक से क्या है, भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर एक सिविल सेवा परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया। ठीक है, इसके बाद अंततः 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1926 में लोक सेवा आयोग बना। ठीक है, अब आगे हम कुछ विद्रोह वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, जो हुए हमारे आधुनिक काल में। ठीक, तो वो सारे विद्रोह पढ़ेंगे। ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।